एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ क्लास 12th हिस्ट्री, जहाँ पे आज का हमारा थीम है कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। तो आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, सो यू कैन चेक देम एज वेल। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द परमानेंट सेटलमेंट केम इनटू ऑपरेशन। तो परमानेंट सेटलमेंट कब आया था? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1793 में। एंड इसको लेकर आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द फिफ्थ रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन विच ईयर। तो फिफ्थ रिपोर्ट जो है कब सबमिट करी गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1813। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year did the East India Company acquired the Diwani of Bengal? Options are 1762, 1763, 1764 या फिर 1765। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1765। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who was responsible for proposing a policy of pacification in the 1780s after a period of brutal extermination of 1770s? सो यहाँ पर आपको बताना है 1780s के टाइम पर पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन को प्रपोज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? ऑप्शंस आर लॉर्ड वेलेस्ली, अगस्टस क्लीवेलैंड, फ्रांसिस बुchanan, विलियम हॉजेस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अगस्टस क्लीवेलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जमींदार। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एज रिलेटेड टू जमींदार, वो आपको बताना है। ऑप्शंस आर, ही वाज नॉट अ लैंड ओनर इन द विलेज। तो ये तो करेक्ट है, हाँ, जो जमींदार होते थे वो विलेज में लैंड ओनर्स नहीं होते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज, ही वाज अ रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द विलेज। तो दिस इज करेक्ट, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। दे हैड समटाइम्स एज मैनी एज 400 विलेजेस अंडर दैम। तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, सनसेट लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन दी जमींदार्स। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज जो सनसेट लॉ था वो जमींदार्स पर भी एप्लीकेबल था। अब बात करें ये सनसेट लॉ क्या था, तो देखो इसमें क्या होता था कि एक पर्टिकुलर डेट दे दी जाती थी कि इस डेट में शाम तक जो है आप सनसेट होने से पहले पेमेंट कर दें, जो हमारा टैक्स पड़ता था। ठीक है, उसी को टर्म दिया गया है सनसेट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ रेंट कलेक्शन एन ऑफिसर ऑफ जमींदार कॉल्ड डैश केम अराउंड टू द विलेज। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, जो रेंट कलेक्ट किया जाता था उस टाइम पर जमींदार का एक ऑफिसर हुआ करता था, वो आता था विलेज में। तो उस ऑफिसर का नेम क्या था? ऑप्शन आर तालुकदार, रायोत, ज्योतिदास या अमला। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उसको जो है अमला कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द एस्टेट्स ऑफ जमींदार फॉर फेलर टू मेक रेवेन्यू पेमेंट, हु वर अमंग द परचेजर्स। सो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, जब रेवेन्यू पेमेंट नहीं हो पाता था एंड एस्टेट्स को जो है ऑक्शन किया जाता था, तो परचेजर्स में से कौन होते थे, कौन जो है परचेजर्स हुआ करते थे? ऑप्शंस आर अध्यास, बरगदार्स, जोतेदार्स या फिर तालुकदार। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जोतेदार्स हुआ करते थे जो कि स्टेट्स को परचेज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द कॉटन सप्लाई एसोसिएशन फाउंड इन ब्रिटेन। सो कॉटन सप्लाई एसोसिएशन कब खोजी गई थी ब्रिटेन में? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है अरेंज करना है। तो यहाँ पर आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर, और आपको जो है ये बताना है इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा एक्ट किस ईयर में हुआ था। तो दैट यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो। ये पांचों ही ऑप्शंस का ईयर जो है, टाइम पीरियड है, आपको कमेंट में बताना है। फॉर एग्जाम्पल, संथाल रिबेलियन जो है 1855 से 56 के बीच में हुआ था। तो इसी तरह से आपको सारे आंसर देने हैं। तो चलिए हम इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, सी हो जाएगा। उसके बाद में आया था परमानेंट सेटलमेंट, तो ये बी ऑप्शन, सी बी। देन संथाल रिबेलियन, तो सी बी ए। देन हमारा हो जाएगा फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन बॉम्बे डेक्कन एंड रियोट रिबेलियन इन डेक्कन। तो हमारा जो अरेंजमेंट होगा इट विल बी लाइक सी बी ए ई एंड डी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय 1862 ओवर 90% ऑफ कॉटन इम्पोर्ट्स इनटू ब्रिटेन वर कमिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो 1862 के दौरान 90% से भी ज़्यादा कॉटन इम्पोर्ट्स ब्रिटेन में आ रहा था, वो किस कंट्री से आ रहा था? ऑप्शंस आर अमेरिका, इंडिया, फ्रांस या फिर स्पेन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन बेस्ड,
तो असर्शन देयर वर ओवर 30,000 पेंडिंग सूट्स ऑफ रेंट पेमेंट इन 1798। तो दिस इज ट्रू, बहुत ज़्यादा जो है रेंट पेमेंट जो है पेंडिंग में था। एंड रीजन गिवन इज जमींदार्स कुड प्रोसिक्यूट डिफॉल्टर्स बट ज्यूडिशियल प्रोसेस वॉज लॉन्ग ड्रॉन। तो येस दिस इज इवन ट्रू कि जो ज़मींदार थे वो कर सकते थे, जो है प्रोसिक्यूट कर सकते थे, बट जो ज्यूडिशियल प्रोसेस था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था। इवन टुडे हमारा ज्यूडिशियल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्लो और टाइम टेकिंग है। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज़ द राइट आंसर। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Okay, now next question. In whose survey we have a vivid description of the class of rich peasants known as जोतेदार्स। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एक रिच पीजेंट्स का क्लास था जिसको कि नेम दिया गया है जोतेदार्स। अब इस बारे में डिस्क्रिप्शन किस सर्वे में दिया गया है, किसके सर्वे में दिया गया है, दैट यू हैव टू टेल। ऑप्शंस आर फ्रेंकोइस बर्नियर, फ्रेंकोइस बुचनन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या मेहताब चंद। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फ्रेंकोइस बुचनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The fifth report of 1813 was produced by which of the following committee? तो ये फिफ्थ रिपोर्ट किस कमिटी के द्वारा प्रोड्यूस करी गई थी? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दी सेलेक्ट कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यजीत राय's फेमस फिल्म डैश ऑन द डिक्लाइन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक जमींदारी स्टाइल ऑफ लिविंग वॉज शॉट इन अंदुल राज पैलेस। तो यहाँ पर आपको उस फिल्म का नाम बताना है जो कि शूट करी गई थी ऑन द डिक्लाइन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक जमींदारी स्टाइल। तो ऑप्शंस आर पत्थर, पंचाली, जंजीर, जलशाघर या फिर रोजा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जलशाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धू मांझी वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट। तो सिद्धू मांझी किस जो है रिवॉल्ट के लीडर थे? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं पहाड़िया रिवॉल्यूशन, संथल रिवॉल्यूशन, गोंड रिवॉल्यूशन या फिर लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संथल रिवॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वॉज द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेज ड्यूरिंग द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ऑल्सो द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नेम द पर्सन। तो यहाँ पर आपसे उस आदमी का नेम पूछ रहा है जो कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर ब्रिटिश फोर्सेस के कमांडर भी थे और जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे। तो वो कौन थे? ऑप्शंस आर वेरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, चार्ल्स कॉर्नवालिस या फिर विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय 1832 अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वॉज डिमार्केटेड as Daminaiko and this land was for which of the following community? तो आपसे पूछ रहा है 1832 के टाइम पे एक बड़ा सा लैंड एरिया जो है दामिनाइको करके जो है डिमार्केट कर दिया गया था। ठीक है, तो वो किस कम्युनिटी के लिए था? ऑप्शंस आर पहाड़िया, संथाल्स, गोंड या फिर मुंडा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संथाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द कमीशन विच वॉज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द रायट्स ऑफ डेक्कन फार्मर इन 1875। तो उस कमीशन का नेम बताना है जो कि डेक्कन फार्मर की रायट्स को सॉल्व करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए 1875 में सेटअप करी गई थी। ऑप्शंस आर हैदराबाद रायट्स कमीशन, डेक्कन रायट्स कमीशन, बंगाल रायट्स कमीशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये तो नेम से भी ऑब्वियस हो रहा है, डेक्कन के फार्मर का जो है इशू है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डेक्कन रायट्स कमीशन। तो ये तो नेम से ही मैच कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इकोनॉमिस्ट हुज आइडियाज वर ऑपरेटेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन महाराष्ट्र इन 1820s। तो आपको उस इकोनॉमिस्ट का नेम बताना है जिसके आइडियाज ऑपरेट करे गए थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा महाराष्ट्र में। ऑप्शंस आर फ्रेंकोइस बुचनन, डेविड रिकार्डो, रॉबर्ट क्लाइव या फिर विलियम हॉजेस। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेविड रिकार्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द कम्युनिटी हुज पावर इन द विलेजेस वाज मोर इन्फ्लुएंशियल देन द पावर ऑफ जमींदार्स। तो उस कम्युनिटी का नेम बताइए जिसकी की पावर जो है जमींदार से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी विलेजेस में। ऑप्शंस आर शेयर क्रॉपर्स, जोतदास, तालुकदार या फिर अमला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जोतेदास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वर दी जोतेदार सो पावरफुल। तो अभी हमने देखा कि जोतेदार जो हैं उनकी पावर ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी। तो ऐसा क्यों है, वो इतने ज़्यादा पावरफुल क्यों थे? ऑप्शंस आर दे वर लोकेटेड इन दी विलेजेस ओनली। तो यस, ये भी एक रीज़न बनता है कि वो विलेजेस के साथ में विलेज में ही रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर लार्ज सेक्शन ऑफ द पुअर विलेजेस। तो क्योंकि वो विलेज में ही रह रहे थे तो वो ज़्यादा जो है लोगों के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल कर पा रहे थे। नेक्स्ट ऑप्शन इज दे केप्ट द रॉयट्स यूनाइटेड इन देयर फेवर। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज ऑल ऑफ द अबव, दिस इज द राइट आंसर।
Okay, next question. Out of the following options, which names were used for the ज्योतिदास? तो ज्योतिदास को इस नेम के अलावा किस नेम से जाना जाता था? दैट यू हैव टू टेल. ऑप्शंस आर हौलदास, गांधीदास, मंडलास या फिर ऑल ऑफ द अबव. सो हियर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. Next question. Why did the Zamindars finally collapsed in 1930s and Jyotidas consolidated their power in countryside? तो जमींदार क्यों कोलैप्स हो गए थे 1930s के टाइम पर? दैट यू हैव टू टेल. ऑप्शंस आर ड्यू टू ग्रेट डिप्रेशन, एक्सेसिव टैक्स बर्डन, ड्यू टू फिक्शियस सेल या फिर नन. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ड्यू टू ग्रेट डिप्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वर बीइंग डिस्कस्ड इन द फिफ्थ रिपोर्ट? तो फिफ्थ रिपोर्ट में इनमें से किस चीज़ का डिस्कशन हुआ था? दैट यू हैव टू टेल. ऑप्शन नंबर ए इज पेटिशन ऑफ जमींदार्स एंड रियट्स. तो येस, दिस इज ट्रू. ऑप्शन नंबर बी इज रिपोर्ट ऑफ कलेक्टर्स ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स. ये भी ट्रू है. नेक्स्ट इज रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल एंड मद्रास बाय ऑफिसर्स. तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश वॉज समवन हु एक्टेड एज बोथ एज अ मनी लेंडर एंड अ ट्रेडर. तो ऐसा कौन था जो कि मनी लेंडर और ट्रेडर दोनों की तरह एक्ट करता था? ऑप्शन आर तालुकदार, ज्योतिदार, जमींदार या फिर साहूकार. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, साहूकार. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर द ब्रिटिश पास्ड अ लिमिटेशन लॉ दैट स्टेटेड that the loan binds between money lenders and riots would have validity for 3 years. So यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एक लिमिटेशन लॉ पास किया गया था जिसके अकॉर्डिंग मनी लेंडर्स और रियोट्स के बीच में जो भी लोन बाइंड्स हैं वो केवल 3 साल के लिए वैलिड रहेंगे. तो ये लॉ किस साल में पास किया गया था? दैट यू हैव टू टेल. ऑप्शंस आर 1857, 1858, 1859 या फिर 1860. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1859. Next question. When did the British officers adopt a brutal policy of annihilating the hills and started hunting and destroying them? तो यहाँ पर annihilating का मतलब होता है पूरी तरह से बर्बाद करना, नष्ट कर देना. तो वही आपसे यहाँ पर पूछ रहा है ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ये पॉलिसी कब अडॉप्ट करी थी कि वो हिल्स को जो है बर्बाद करने लगे थे, हंटिंग करने लगे थे. तो ये किस टाइम पीरियड में स्टार्ट हो गया था? ऑप्शंस आर 1760s, 1770s, 1780s या फिर 1790s. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1770s. Next question. The revenue system that was introduced in the Bombay Deccan came to be known as what? तो बॉम्बे डेक्कन में एक रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था. व्हाट वाज इट कॉल्ड? ऑप्शंस आर परमानेंट सेटलमेंट, महालवरी सिस्टम या फिर रियोतवरी सिस्टम या फिर नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रियोतवरी सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द रियोतवरी सिस्टम. तो रियोतवरी सिस्टम से रिलेटेड इनमें से जो है करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको चूज करने हैं. First is the revenue was directly settled with the riots. So this is true. Here different types of soil estimates the revenue paying capacity of the riots. This is also true. The land was resurveyed in every 30 years. तो ये तीनों ही statement correct हैं. हमारी option number D will be the right answer, all of the above. Next question. Why there was an extension of permanent agriculture necessary for the British? तो ब्रिटिश के लिए जो है परमानेंट एग्रीकल्चर क्यों इतना नेसेसरी था? Options are so that the sources of revenue could increase. Yes, this is true. The crop could also be produced for export. तो हाँ, ये भी सच है कि वो एक्सपोर्ट के लिए भी क्रॉप जो है प्रोड्यूस हो सके, इसलिए वो ऐसा चाहते थे. नेक्स्ट इज अ स्टेबल ऑर्डरली सोसाइटी कुड हैव बीन स्टैब्लिश्ड. तो यहाँ पर भी जो है तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज द फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट वाज मेड इन द बॉम्बे डेक्कन रीजन? तो बॉम्बे डेक्कन रीजन में फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट कब हुआ था? ऑप्शंस आर 1800s, 1810s, 1820s या फिर 1830s. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1820s. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर डिड द डेक्कन रायट्स कमीशन प्रोड्यूस्ड अ रिपोर्ट दैट वाज प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? तो किस साल में जो है डेक्कन राइट्स कमीशन ने रिपोर्ट जो है तैयार करी थी? ऑप्शंस आर 1870, 1875, 1878 या फिर 1882. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1878. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स इमर्ज्ड एज अ डेंजर फॉर द पहाड़ियाज? तो कौन सी ट्राइब जो है पहाड़ियाज के लिए खतरा बन के इमर्ज हुई थी? ऑप्शंस आर मुंडा, भील, संथाल या फिर गोंस. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, संथाल्स. सो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है. होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर चैप्टर. टिल देन स्टे ट्यून्ड.